बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी तारीख़ का एक स्याह दिन है कि जिस दिन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में अस्करियत पसंद, जो शद्दत पसंद हैं, जिन्हें पाकिस्तान में कलअदम करार दिया गया है, वो जो ख़ुद को बलोच नाराज़ रहनुमा कहते हैं, ये असल में नाराज़ रहनुमा नहीं है, ये तखरीब कारी के मास्टरमाइंड थे जिन्होंने बसों को रोका। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो मूसा खेल के इलाके में हुआ, और मूसा खेल ये एक ऐसा इलाका है जो पंजाब के करीब पड़ता है, यानी पंजाब की हदूद अगर बलूचिस्तान के साथ जो जाके मिलती हैं, ये उसके करीब तरीन इलाका है। वहाँ पर पश्तून जो हैं वो ज़्यादा बसते हैं। वहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है, गाड़ियों से अफराद को नीचे उतारा जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड देखे जाते हैं, डोमिसाइल को देखने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये सिर्फ एक ही ज़िले में नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ आम शहरियों के ऊपर हमला नहीं किया, इन्होंने लेवीज़ की चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया, पुलिस एहलकारों के ऊपर हमला किया, FC के ऊपर हमला किया, पाक फौज के जवानों को मारने की धमकियां दी गई हैं। और बाकायदा तौर पे ये उस दिन में किया गया है जिस दिन नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी है, और बलोच लिबरेशन जो आर्मी है BLA, उसने बाकायदा तौर पर इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, उसके मजीद ब्रिगेड ने। ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने वाले। ये पाकिस्तान में एक रात के अंदर 39 अफराद के मारे जाने की इतलात हैं। उसके अलावा 21 शिद्दत पसंद जो हैं वो मारे गए हैं। उसके अलावा 10 पाक फौज के जवान गए, और उसके अलावा 4 पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने भी अपनी जान की बाजी हारी है। 14 शहादतें हमें देखने को मिली हैं, आम शहरी यहां पर मरे हैं। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत और दीगर जो लोग हैं, उन्हें इस वक्त क्या सोचना है, हमें किस समत को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में अगर दुश्मन जो है वो अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है तो हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए। बाकी सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे, लेकिन बात का आगाज़ इसी इशू से करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। अब कितना दर्दनाक दिन है आज का, और इस दिन अहद क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, आपने उन्हें कोई भी नाम दिया, मैं उन्हें कहता हूँ वो पाकिस्तान क्या, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो दहशत गर्द हैं। उनका एक ही नाम है, वो दहशत गर्द हैं। उनका कोई मज़हब नहीं, उनका कोई मुल्क नहीं, उनको गैर मुल्की एजेंसियाँ जो हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं। ये नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई है। एक दिन में, एक सूबे के अंदर जो कुछ ये किया गया, इससे तो बिल्कुल वाज़ेह होता है कि अब हमारी हुकूमत को तमाम सियासी जमातों को बिठाना चाहिए, और बिठाकर आज कौमी असम्बली का इजलास होना इस पे चाहिए था। आज कौमी असम्बली के इजलास में बात ही सिर्फ ये होनी चाहिए थी कि जनाब आइए, सबसे पहले पाकिस्तान है, अपने सियासी इख्तलाफात को मिटाएं, अपनी ज़ाती रंजिशों को मिटाएं, और मिल बैठ कर इस पाकिस्तान के लिए करें। लेकिन क्या हुआ? आपने आज भी तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी, आज भी आपने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी। उनको तो सुबह से लेकर शाम तक सवाए इमरान खान और PTI के खिलाफ बोलने के अलावा उनके पास टास्क कोई नहीं है। आज के दिन तो अहद करना चाहिए, आज के दिन तो इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। आप समझते हैं ये कितनी बड़ी ज्यादती है? पहली ज्यादती है, बहुत ज्यादा ज्यादती है। कौन लोग हैं वो, कौन उनको सपोर्ट करते हैं, किस तरह अभी तक वो बचे हुए हैं? मैंने वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, ललकारा, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि हाँ, हम अपने सियासी मुखालफिन से बैठ के हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। तो ये होश के नाखून जो है यासिर साहब, ये हमारी वफाकी हुकूमत क्यों नहीं लेती? हम क्यों नहीं इकट्ठे करते सबको? कम से कम एक मामले पे तो इकट्ठे कर ले, एक मामले पे किस मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा करना है। अपने बलोचिस्तान को इन दहशत गर्दों से, KPK को इन दहशत गर्दों से, सिंध को इन दहशत गर्दों से, और पंजाब को, GB को, आज़ाद कश्मीर को, सबको इन दहशत गर्दों से आज़ाद करवाना है। आज तो बात ही सिर्फ इस पे होनी चाहिए थी। आपने पूरा इजलास देखा है ना जी, कितनी बात हुई है इस पे। आज भी तनकीद, आज भी एक दूसरे से लड़ाई, आज भी एक दूसरे पे फिक्रे कसना। क्या ये क्या रह गया है? ये इसलिए है, और दुश्मन फायदा उठाता है। दुश्मन देखता है कि मैं जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं, जहां चाहूं हमला कर दूं। इसलिए कि आज का दिन उसने चुना भी क्यों? आज चेहलम भी है,
और उन्हें पता था कि फोर्सेस मसरूफ़ भी हैं। आज उन्हें पता था कि जनाब आज हर शख्स, हर फोर्सेस जो है वो दीगर मामलात पे जो है मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा चलें आज का फ़ायदा उठाते हैं, और एक ऐसी हमें चोट मारी कि जिसे कई रोज़ तक हम सोचेंगे ज़रूर, बल्कि इस कौम को सोचना पड़ेगा कि इन हुक्मरानों को मजबूर करना पड़ेगा कि हुक्मरान निकलें, या तो इक़्तिदार छोड़ दें, या इक़्तिदार को अगर बचाना है तो फिर तमाम सियासी मुखालिफिन को गले लगाएं और एक एजेंडा रखें, सबसे पहले पाकिस्तान। कोई और एजेंडा नहीं होना चाहिए, कोई और बात नहीं होनी चाहिए। जुबानें जो है ना, उनकी जुबानों को बिल्कुल ताला लगा दें, उन सियासी रहनुमाओं की जुबानों को, उन तर्जमानों की जुबानों को जो एक दूसरे पर तीर बसारती है, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करती हैं। जाओ जाके बात करनी है उन लोगों के खिलाफ करो जिनका आपको पता है कि ये कैंप कहाँ बने हैं, आपको पता है कि कौन सा मुल्क इनको माली सपोर्ट करता है, आपको पता है कि इनके पीछे कौन है, आपको पता है। चाहे जाके वो उन घरों में जहाँ पे ये लाशें गई हैं, उन घर वालों के जाके बयान तो सुने, वहां पर गुजरने वाली जो लम्हे वो तो देखें, वो शोहदा जिनके घरों में लाशें गई हैं उन शोहदा के घरों में जाके देखें, उन एफसी के जवानों के घरों में जाके देखें। इन दहशतगर्दों का तो गारी कोई नहीं है। हमने 20 मार दिए, 25 मार दिए, 40 मार दिए, नहीं, हमने इनको जड़ से खत्म करना है, हमने इनको एक एक को मारना है यासर, फिर जाके ये पाकिस्तान। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। क्या इस तरह की दहशतगर्दी में कोई हमारे साथ सरमायाकारी करेगा? हमें तो सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए सियासी जमातों को आपस के इख्तलाफात को छोड़ना होगा। ये एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात है उसे छोड़ना होगा। मैं आज अभी देख रहा था, ये मेरे पास वीडियो है, कल इंशाल्लाह दिखाते हैं। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जनाब पता चला कि हमारे मुल्क के बड़े सियासतदान मरी की सरजमीन पर फिर जाने लगे हैं और जमीन फर्श तो धोया जा रहा है, सड़कें धोई जा रही हैं कि जनाब उनके पांव जमीन पर लगे तो मट्टी ना लगे, ये आलम हो चुका है। तो हम यहां में बैठ के बातें करते हैं, मुकाबला उस वक्त होगा जब कौम एक होगी, और इस कौम को एक करने के लिए की जिम्मेदारी सिर्फ फौज के पास नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हसासदारों के पास नहीं है। ये सियासतदान, मैं फिर कहा कि किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? सियासतदानों ने अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लिया होगा कि आपने वो वीडियो शायद देखी है सर कि काफ़िला गुजर रहा है, तो वो काफ़िले में कुर्बो जवार के जो लोग हैं वो ऐसे सरफे नज़र कर रहे हैं कि जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि शख्स मसनद इक़्तिदार की कौन सी कुर्सी के ऊपर बैठा रहा है, कितने साल बैठा रहा है और अब ये क्या बयानी अपनाता है। उन्हें इससे कोई गरज नहीं है, तो इससे कोई अंदाज़ा नहीं होता। कोई अंदाज़ा तो उन्हें हो चुका है जब लोगों को आप आवाज़ें दे के कहते हैं वो सेल्फी बना लो, देखिए ना आपने वो भी फुटेज जी, तो ये तो सारा हो चुका है। लेकिन मैं आज सियासी बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो आज ये बात करना चाहता हूं कि आज वक्त का तकाजा ये है कि एक हो जाओ, छोड़ दो सुबह से लेकर रात तक इमरान खान के खिलाफ गर्दान गांगना छोड़ दो, अपने ज़हन से निकाल दो ये बात। वो भी इस पाकिस्तान की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान की बात कर रहा है, इकट्ठा करो उन्हें, मिलकर एक जंग लड़ो। फिर मैं देखता हूं कौन दहशतगर्द रहता है, मैं देखता हूं कौन सहूलत कर रहता है, मैं देखता हूं कौन फिर मेरे मुल्क के जवानों को शहीद करता है, मेरे मुल्क के सिपाहियों पे हमले करते हैं। मैं देखूंगा किसकी जुर्रत के फौज को धमकियां दे, किसकी जुर्रत के पुलिस के जवानों को धमकियां दे, बसों से उतारना। ये पहला वाकया नहीं है, ये हमारी हुकूमतों की नहली है, हमारी आपस में तफरका बंदी है, हमारी आपस में इख्तलाफात की वजह से है। हम सिर्फ एक दूसरे को पकड़ते एक दूसरे के खिलाफ आंख मचोली खेलते रहते हैं। जिन पर असल तवज्जो देनी चाहिए, जिनको असल पकड़ना चाहिए, जिनको असल कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उस पर हुकूमत का ध्यान ही नहीं है। ये सारा मामला की तरजीहात और मौजूदा मंजरनामा। राना साहब इस पे बात को मजीद आगे बढ़ा, दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसूद अहमद साहब, अब की बात तो है नहीं, तकरीबन 49 साल होने को हुए। ये मजीद ब्रिगेड, ये BLA, ये लिबरेशन आर्मी और ये कोई अलग सी तंजीम, ये बलूचिस्तान फ्रंट, ये कब तक हम ये भुगतते रहेंगे जिनके शर से कोई महफूज नहीं है, जो नारा कुछ और लगाते हैं और रगड़ सभी को देते हैं। यानी सिर्फ डोमिसाइल देखो,
मार दो, पाक फौज का है मार दो, लेवीज का है मार दो, एफसी का है मार दो। यानी ये सोच शिद्दत पसंदी वाली, इसको हम खत्म क्यों ना कर पाए? जी हाँ, देखिए बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आपका दुश्मन नहीं चाहता है, आपका दुश्मन चाहता है कि आपके पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में तामीर और तरक्की ना हो। वहाँ वो चाहता है इसको डिस्टेबलाइज कर सके और उसके लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल कर रहा है। 1947 से हमने देखा है अफगानिस्तान ने हमारे साथ हमने अच्छाई अफगानिस्तान से नहीं देखी। सिमिलरली हमें इंडिया ने भी बिल्कुल अफगानिस्तान की सरजमीन यूज़ किया और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और अब बलूचिस्तान में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वहाँ पे माइंस एंड मिनरल है, उसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए शॉर्टेस्ट रूट है, चाइना के लिए रूट शॉर्ट बन गया है, गवादर की डेवलपमेंट हो रही है। और देखें गवादर की जो पोर्ट है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ साथ ही है। इंडिया ये भी समझता है उनके सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन चाइनीज की वजह से वो थ्रेटन है और पाकिस्तान को एक और पोर्ट की यहाँ पे फैसिलिटी मिल गई है। तो फिर देखें इंटरनेशनली हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप्स हैं, ममालिक हैं, वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ चाइना है सो देयरफॉर ये सारे मिल के उनकी कोशिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और उसके लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रॉक्सीज देखें, ये प्रॉक्सीज आज की नहीं है, कल की नहीं है, ये काफ़ी अरसे से इनकी प्रेजेंस थी। चाहे वो BLF थी और इसका एक पुराना बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के नाम से बनी थी, लेकिन ये बाद में फिर मिलिटेंसी पे आ गई। BLA 2000 के करीब बनी है और जिसमें देखें मुफ्तीस और मरी जो लीडरशिप थे वो इसमें शामिल थे। और फिर ये इंडिया ने 2000 जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी उस 20 साल में आफ्टर 9/11 इन्होंने इस तंजीम का ब्रास बनाया और जिसमें बलोच राजी अजोय संगड़ इनको मिलाया और इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, कराची में अटैक करना है। और इसके अलावा देखें बाद में 2020 में कंसोर्शियम बनाया, उसमें TTP भी शामिल हो गई थी। और हमने रिसेंटली देखा कि इनके आपस में जो ताल्लुकात थे, जब नसरुल्लाह बलूचिस्तान से पकड़ा गया तो उसको फैसिलिटेट करने वाले BLA वाले थे। और ये प्रॉक्सीज है। और देखें अब ब्रिगेडियर साहब, ये सारी पाकिस्तान के सियासतदानों को भी पता है, सहाफ़ियों को भी पता है जो आप बता रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान आर्मी की सिर्फ जिम्मेदारी है? ये जो हुकूमतें होती हैं, ये जो हुकूमतें बनती हैं, ये जो सियासतदान बैठे हैं, आज भी पार्लियामेंट के इजलास में सिर्फ एक दफ़ा या 2 दफ़ा इसका जिक्र हुआ। आज तो इजलास भी इसमें होना चाहिए था। क्या पूरी सारी सियासी जमातें एक नहीं हो सकती इस मामले पे, कि सिर्फ आर्मी पे छोड़ के बैठे हो? राणा साहब, आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखें कि ऑनरशिप लेने की बात है और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने कहा इसी तरह कैसे है, वो समझते हैं कि फौज की जिम्मेदारी है तो फौज ही करे। देखें फौज की जिम्मेदारी तो बॉर्डर्स की है। जी अनफॉर्चुनेटली देखें कि बलूचिस्तान में आपने राणा साहब आपको पता होगा किसी जमाने आगाज हुकूक बलूचिस्तान भी हुआ, खुशहाल बलूचिस्तान भी हुआ। ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की लेके वहाँ पे मैंने बलूचिस्तान में बड़ी नौकरी की, मैं 12 साल वहाँ पे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में वो इम्प्लीमेंट हमने कर सके, तो देयरफॉर हमने अपॉर्चुनिटी भी दी। तो मेरे ख्याल में और अज़्म इस्तेहकाम का जब कंसेप्ट आया था ना, देखें ना कि उसको ओवरऑल आप उसमें देखें तो उसमें यही कोशिश की गई थी कि फौज अपना काम करेगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेगी और वो जो ऑलरेडी कर रही उसी में तेजी लेके आएगी। लेकिन इसके साथ साथ इस बात की तवक्को की गई थी कि गई है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और देखें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर जो डेवलपमेंट का पैसा है तो फाटा ईस्ट वाइल फाटा में लगना चाहिए, बलूचिस्तान में लगना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नजर आना चाहिए लोगों के लिए, जहाँ पे उनकी महरूमियाँ एड्रेस होनी चाहिए। और फिर देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। पुलिस है, लेवीज हैं, फासादार हैं, इनके पास वेपन्स और इक्विपमेंट नहीं है। हम बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में 537 के करीब पुलिस CTD का स्ट्रेंथ है, तो वो कैसे टेररिस्ट से लड़ सकती हैं? तो वो रिक्वायरमेंट है। फिर एक और रिक्वायरमेंट है, रोबस्ट जुडिशरी भी होनी चाहिए ताकि वो जो केसेस पेंडिंग है वो एड्रेस हों, कोर्ट्स ज़्यादा बने, जजेस हों।
तो ये सारे एक बहुत सारी चीजें हैं जिन सब ने साइमल्टेनियस करना है, लेकिन मेन स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने एक्शन लेना। जिस तरीके से आज के वाकयात रूनामा हुए ये एकदम नहीं हुए। जिस तरीके से देखें कि सिचुएशन डेवलप बिल्ड की गई, जिस तरह मारंग ने इसको एक एक्टिविटी जनरेट की हैंडलर्स के कहने पे, एक मार्च उसने किया, फिर गवादर में सिट इन किया, फिर एक शोशा छोड़ा और मिसिंग पर्सन को, जो एक्चुअली अनग्राउंड ऐसी कहानी नहीं थी, लेकिन इस तरह कहा गया जिस तरह उनके हैंडलर्स की थी। और ये प्लानिंग करके जो आज की सिचुएशन है, देखे एक फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से वो मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। सो देयरफॉर इनोसेंट लोग जो थे, मजदूर लोग थे, जिनकी शहादत हुई, चाहे वो मुसाखेल में हुई या बोलान में हुई, तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन शो करती है। लेकिन देखें अफवाज पाकिस्तान का और का अज़म है कि दहशतगर्दी जहाँ कहीं भी होगी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, उसके एलिमिनेशन के लिए हर मुमकिन जो स्टेप्स है वो लिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक तो कौम को साथ खड़ा होना होगा और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑनरशिप लेनी होगी। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मासूम शहरियों के ऊपर हमला नहीं है? गवादर में जो जेवनी का इलाका है, सेंटर वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी कल रात उन्होंने हमला किया। मकरान पुलिस के नुमाइंदे हैं, वो ये इसको कंफर्म भी करते हैं कि बाहर 3 गाड़ियाँ थी, 2 पुलिस वालों की थी, एक किसी की तहवील में ली हुई थी, वो तीनों जला दी और वहाँ से थाने से असलहा तक वो ले गए। तो ये उन्होंने फ्रंट सिर्फ एक नहीं खोला, 3-4 खोले हैं। तो इसके पीछे के मकासद उनके हैं क्या? देखें जी, इसका मकासद ये होता है जब पीछे से प्लानिंग हैंडलर्स करते हैं। इसमें देखें बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें रा की प्लानिंग थी। ये सारा कुछ कंसीव रा ने किया कि किसने कहाँ पे स्ट्राइक करना। ये तो आगे प्यादे हैं ना, ये तो वो प्रॉक्सी से, इनको तो टास्किंग और पैसे दिए जाते हैं। सो देयरफॉर प्लानिंग सारी इंडिया से हुई, अफगानिस्तान में बैठ के हुई और फैसिलिटेटर देखें वहां से हाई डोर्स में बशीर ज़ैब, अभी नसरुल्लाह जब पकड़ा गया था बलूचिस्तान क्रॉस करते हुए हिस्सट के, बशीर ज़ैब अफगानिस्तान में मौजूद है। और देखें ये टेररिस्ट के पास अमेरिकन वेपन से, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, हाई डोर्स अफगानिस्तान में है। तो इसमें तो हमें दो राय नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से इनको सपोर्ट मिल रही है। तो मेरा ख्याल में कि जो अभी जो एक टाइम आया है कि हमें वो एक्शन लेना चाहिए, और स्पेशली जो लोग जिनके बदौलत हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं, स्पेशली देखें कि मारंग बलोच जो उसके जो फैसिलिटेटर्स थे जिन्होंने ये सिचुएशन बिल्ड की, मेरा ख्याल में अब वक्त आया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं, सारा कुछ होना चाहिए, ये सबकी ख्वाहिश है और यही इस वतन के बचाव के लिए एक तरीका है। सियासी जमातों को इसमें क्या किरदार अदा करना होगा, और सियासी जमातों के किरदार के लिए अगर हुकूमत अपना मुस्बत किरदार अदा नहीं करती, मैं फिर वही सवाल अदा कर रहा हूँ, तो फिर सहूलतकार क्या उन्हें भी गिना जाएगा जो इसमें शामिल नहीं होंगे इस पूरे इस प्रोसीजर में? बिल्कुल राना साहब सही कहते हैं। देखिए ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, एक आपके सूबे पे एक बैरूनी हमला आवर हो रहे हैं, प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक नहीं बहुत सारे हॉस्टाइल एजेंसी शामिल है, बिकॉज चाइना वहां पे है, तो आप समझते हैं कि कौन कौन इसमें है। लेकिन एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसमें यकीनन होनी चाहिए और कंसेंसस डेवलप करनी चाहिए। और लेकिन ये ऐसा ना हो कि अब माजी में भी हमने बहुत सारे फैसले किए हैं, जिस तरह मैं बात कर रहा था, आगाज हुकूक बलूचिस्तान हुआ, कुछ अर्से बाद वो भी खत्म हुआ, खुशहाल बलूचिस्तान की बात हुई, वो भी खत्म हुआ। तो लेकिन मेरा ख्याल में एक अज़म का इजहार होना चाहिए, जिस तरीके से अज़म इस्तेहकाम की बात की गई थी जब एपेक्स कमेटी की नेशनल एक्शन प्रोग्राम की बात हुई है, तो सब मिल के बैठ के खास तौर पर बलोच नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड रखें, उनको भी साथ बिठाएं और बैठ के एक लाहे अमल तय करें कि जी हमने अभी किस तरफ जाना है। लेकिन ये बातचीत किसी BLA से नहीं होगी, BLF से नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो सरेंडर करके आते हैं दे आर वेलकम, उनसे बातचीत नहीं होगी। बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनसे बातचीत हो सकती है। बलूचिस्तान में मैंने 12 साल सर्व किया है, बलूचिस्तान के अवाम बहुत मुहिब वतन है। आज अफवाज पाकिस्तान में 40,000 से ऊपर सोल्जर्स जो हैं
वो बलोच हैं और 800 के करीब ऑफिसर्स हैं। और इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 2019 में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवीद जहरी था, उसको सोड ऑफ ऑनर मिला। और इसी तरह जो उस्मान बलोच थे वो पीएमएस से उनको सोड ऑफ ऑनर मिला। तो बलोचिस्तान के लोगों में बहुत पोटेंशियल है और वो मोहब्बत पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वार ऑन टेरर में शहादतें भी दे रहे हैं। ये चंद लोग हैं जो दुश्मन के प्रॉक्सीज के तौर पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। गिरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपने सर्व भी किया हो बलूचिस्तान में, सवाल ये है कि इतने अरसे में इनको जो एमुनेशन मिलता है उसकी जो फराहमी है या फंडिंग जो होती है वो किस जराए से होती है? वो जो लूप होल्स हैं हम उनके ऊपर काबू क्यों ना पा सके? देखें जी कि इसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे वो टीटीपी है, बीएलए है, बीएलएफ है या दूसरे दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनका हमेशा से 1947 से आप हिस्ट्री पढ़ें तो इनका जो बेस रहा है वो अफगानिस्तान है। बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट 75 में बनी थी और जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ तो वो कंधार शिफ्ट हो गए थे। और इसी तरह बाकी अभी भी बीएलए वगैरह भी उधर थी। आप देखें कि जब 9/11 के बाद जो 20 साल थे वो इंडिया ने 66 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए थे अफगानिस्तान के अंदर। वो टीटीपी को भी ट्रेन कर रहे थे, बलोच मिलिटेंट्स को भी ट्रेन कर रहे थे। वो तो रिकॉर्ड पे चीजें हैं। और देखें कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से चक हेगल उस वक्त के, तो वो रिकॉर्ड पे जिन्होंने कहा था कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो वो तो रिकॉर्ड पे चीजें हैं, हमारे पास हैं। और देखें पाकिस्तान ने इस सिलसिले में 3 डोजियर्स जमा कराए हैं। पहला, अगर आपको याद हो, 2015 में शर्म उल शेख में, उस वक्त में हमारे गिलानी साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर, जब मनमोहन सिंह को शर्म उल शेख में वो डोजियर जमा करवाया। सेकंड वाज प्रॉब्ली इन 2019 और इसके अलावा फिर 2020 में ओवरऑल पाकिस्तान ने 5 डोजियर जमा कराए हैं ऑन द इंडियन इन्वॉल्वमेंट, ऑन द इंडियन इंटरफेरेंस इन बलोचिस्तान, इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि कौन कहां से क्या कर रहा है। वेपन्स और इक्विपमेंट की जहां आपने बात की है, देख लें अफगानिस्तान में जब अमेरिकन चले गए हैं तो उसके बाद $7.12 बिलियन के हथियार छोड़ के गए हैं। आज साउथ अफगानिस्तान जो है पंजवाई, जहां पे वेपन्स की एक मार्केट बन चुकी है। तो अफगान तालिबान अनफॉर्चुनेटली लाइकली माइंडेड ग्रुप्स को आर्म कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पे वेपन्स की सेल भी होती है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक स्टोरी रन की कि अफगान तालिबान दे हैव बिकम आर्म्स डीलर्स, आर्म्स ट्रेडर्स एंड दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो वहाँ से अभी ये सिचुएशन है। जहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना किरदार अदा करना है, वहाँ पे हमारे तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी किरदार अदा करना होगा और बहैसियत कौम हमें भी किरदार अदा करना और अपने हौसले मजबूत रखने ताकि शरपसंदी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। आज जो इजलास था पार्लियामान का, उस इजलास में जो एजेंडा रखा गया था, उस एजेंडे में एक चीज़ जो थी वो इस्लामाबाद के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी थी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन आज से 2 साल पहले होना थे, लेकिन मजबूरी की वजह नहीं, तकनीकी रिटेलिएशन की वजह से वो डिले होते रहे। पहले भी एक बार मैदान में उतरी पार्लियामान और पार्लियामान ने जो है उसको इजहार वजूह की बुनियाद के ऊपर, कुछ तकनीकी मसाइल की बुनियाद के ऊपर उसको डिले किया। और अब आके जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पे बल्दियाती इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है इस्लामाबाद में, तो उसके बाद खबर ये मंजर आम पे आई कि बल्दियाती जो इलेक्शन है उसमें जो यूनियंस हैं, उन यूनियंस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से तरमीम करने जा रही है वफाकी हुकूमत। और अगर वो हो गई तो फिर ये इलेक्शन मज़ीद अल्तवा का शिकार हो जाएंगे। उसके पीछे की वजूहात क्या वफाकी हुकूमत ये समझती है कि मकबूलियत में कमी है? क्या वफाकी हुकूमत को ये मालूम है कि इससे नताइज जो हैं वो उनके हक़ में नहीं आएंगे, तो इसलिए डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कुछ और वजूहात हैं? राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या वजह है नहीं होंगे बल्दियाती इलेक्शन, और अगर नहीं होंगे तो कितने हक़ में जाएंगे इनके? मुझे एक बात बताइए यासिर साहब,
2 साल से यही गवर्नमेंट में है। इन्हें हल्का बंदियों का भी पता है, इन्हें यूनियन कौंसिल का भी पता है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद अचानक इन्हें याद आता है नहीं भाई हल्के तो थोड़े हैं, अब हल्के बढ़ा दिए जाएं। कानून कहता है, आपको पता है एक दफ़ा अदालत पहले भी इलेक्शन के हवाले से फैसला दे चुकी है, इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी फैसला दे चुकी है। चूँकि हम आदी हो चुके हैं हमारे अदालतों के फैसलों को नहीं मानना, हमारे अदालतों के फैसलों को रोंदना है। हम आदी हो चुके हैं कि जब हमें हार्ड नज़र आए तो उस हल्के में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि आज इन्हें याद आ गया, हाथ में वक्त है ना, ये इनको पता था कब शेड्यूल जारी होने लगा है। ये उससे पहले जनाब कहते जाके एक एप्लीकेशन देते 1 साल पहले कि जनाब इस इस्लामाबाद के अंदर हल्का बंदी कर दें, जनाब यूनियन कौंसिल जो है ये 50 है, अगर इसको 150 कर दें, ये एक यूनियन कौंसिल बड़ी है जनाब इसे छोटी कर दें, ये छोटी है जनाब इसे उसके मुताबिक कर दें, ख़त्म हो जाती बात। जब अब असल बात यह है कि पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। असल बात यह है कि पल्ले इनके है कुछ नहीं, किस बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ेंगे? क्या इन्होंने अवाम को बिजली सस्ती दी? गैस ये महंगी कर रहे हैं और महंगी हो जाएगी। अवाम को रोटी सस्ती नहीं दी, बिजली सस्ती नहीं दी, बेरोजगारी में इजाफा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी, इलाज महंगा कर दिया, जीना महंगा कर दिया, मरना महंगा कर दिया। तो वोट किसने देना था इनको? आप बता देना, वोट देना किसने था? आपको नहीं पता इनका? इनका आलम तो ये है, आपने, हम तो नहीं चला सकते क्योंकि टीवी का अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे देखा नहीं कि इनके लीडरों के साथ क्या क्या, कहाँ पे क्या क्या होता रहा। जहां तस्वीर लगती थी लोग क्या करते थे इस्लामाबाद के अंदर। अब तो इन्हें याद आ गया, कर लेंगे। ये ना भी करते, ये वैसे इलेक्शन कमीशन को कह देते, वो इनकी इतनी बात मानते हैं, शायद वो किसी और की माने ना माने, शायद वो सुप्रीम कोर्ट की भी इतनी ना मानते हो। अगर मानते होते तो महसूस नशस्तों का जो फैसला दिया तो उस पर अमल दरामद ना कर देते। असल बात यह है कि जनाब यासर साहब के इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये इन्हें किसी ने कहा कि आपने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटी करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। एक तो उनके ऑलरेडी लोग वहाँ पे मौजूद हैं और इनको भी पता है, अंदर से तो जानते हैं ना, अंदर से तो सारे जानते हैं कि कितने कितने किस किस ने वोट हासिल किए हैं। अंदर से तो सबको पता है ना कि मैं कितने वोट लेकर आया हूँ। फिर जब इन्होंने अपने तजिए करते हैं, जब यूनियन काउंसिल्स में जाते हैं तो इनको वाज़े नज़र आता है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। ज़हन में रखिएगा, जो बल्दियाती इलेक्शन होता है ना, ये गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है। ये यहाँ पर लोग रिजल्ट तब्दील नहीं करने देते, यहाँ पे लोग लड़ते हैं, फिर एक पूरा महाज बनाते हैं। तो अब इन्हें नज़र आ गया कि यार पल्ले तो है कुछ नहीं, तो अब ये कोई ऐसी तरमीम ले आए, उसे कर ले। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पे 1 साल 2 साल 3 साल लगा देगा। फिर वो जब नई हल्का बंदियाँ आएंगी, अगर मौका उस वक़्त इनके पास हुआ मुनासिब तो इलेक्शन लड़ लेंगे, नहीं होया तो छड्डो फिर। तो ये तो यासर साहब आपकी सियासी मुस्लिम लीग नून की जो है वो ये तो सारी है चीज़ें हैं। आप इस पे मुझे बताएं, कोई सियासी जमात मास वाए तहरीक इंसाफ या उनके इत्तेहादियों के बोल है? कोई बोल है? आलम तो इनका ये है, इतने हो चुके हैं ये, इसलिए कह रहा हूँ सियासी तौर पे ये हो चुके हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी को रोजाना ही तब्दील कर देते हैं यार। वो एको दफ़ा कोई अपने घर दे 4 जी ला के उत्थे ला दो, यानी सियासी कारकुन उत्थे ला दो जो घर से जींदे मरदे हो, वर्दियाँ पवाओ उन्होंने उत्थे ला दो। ये तो इनका आलम हो चुका है। इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है? मियाँ नवाज साहब ने आज से, आपको याद है ना कितनी देर पहले कहा था कन्वेंशन करने का। कन्वेंशन हो रहा है कहीं किसी जगह मुस्लिम लीग नून का आपको जलसा नजर आ रहा है? किसी जगह मुस्लिम लीग नून के लोग बाइट सड़कों पे निकल के कह रहे हैं कि जनाब साड़ी बल्ले बल्ले। हाँ, सोशल मीडिया उनका एक्टिव है, हाँ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी एक्टिव है, हाँ उनका जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वो एक्टिव है, वो अपना काम करता है। वो रोजाना हमें भी एक मैसेज आ जाता है, जनाब आपको एक छत मिल गई। मैं कहा अच्छा जी मिल गई छत, पता नहीं कह रही छत मिल गई है। कभी कोई चीज़ आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। तो ये तो इसी तरह है यार, जब इनके पास अक्सरियत होगी, जब ये समझेंगे कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो फिर हल्के चाहे 4 हों, ये फिर भी इलेक्शन लड़ देंगे। हल्के 4 हों,
हाँ बेशक हल्के फिर 4 ही हों क्योंकि अब 4 हल्कों से बात चलनी है और फिर बात बड़ी दूर तक जानी है। आप जहन में रखिएगा, आज भी बड़ी परेशानी पड़ी है यासर इनको, आज सुना बड़ी परेशानी पड़ी है। मेरी आज एक ना शख्स से मुलाकात हुई, वो भी आया हुआ था हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे, तो मैं भी वहीं पे था। तो हम बैठ गए कमरे में, छेड़छाड़ी शुरू होगी। कहा सुनाए क्या है, कैसा जा रहा है, क्या है माहौल है। उन्होंने कहा माहौल क्या होना राना अज़ीम, हल्के में जाते हैं पल्ले कुछ नहीं है। क़यादत जो है हम उन्हें कहते हैं आए हमारे हल्के में, क़यादत कहती है की लेन आइए, कुछ कर लेंगे फिर आएंगे। तो मैं कहा कब की भी कुछ कर लेंगे, कहता हमने क्या करना है। और यासर हालत ये थी आज इन लोगों के हालात देखें, इनके अपने एमएनए था, वो चीख रहा था, मुझे कह रहा था मैं राना अज़ीम बाइक गंदे पानी से निकल के आया हूँ, अब पाँव धोए दोबारा वज़ू करूँगा। और अच्छा हम भी वहीं से गुजर के गए, पानी खरा था, बारिश हुई थी, सबको पता है चेलम भी है हज़रत इमाम हुसैन का, हज़रत दादा अली अजमेरी उर्स भी मुबारक भी है, लेकिन पानी खरा है, वासा भी गायब, शुएब भी गायब है। और मैंने तो सोचा शुएब को, मैंने बड़ा वहाँ से 5-6 लोगों से पूछा, मैं कहा शुएब सब देखे जाए किधर थे, उन्होंने कहा जो नहीं देखे। खुदा की कसम फुटी जाए मेरे पास, लोग पानी से गुजर के गए हैं, गंदे पानी से, और शुएब साहब नहीं थे। इस पर मजीद बात करते हैं राना साहब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजोथा साहब बात हुई कि लाहौर का जलसा जो है वो नहीं किया जाएगा, तमाम तर तवज्जो जो है वो इस्लामाबाद के जलसे के ऊपर मरकूज़ रखी जाएगी। बसरा साहब ने भी आके ऐलान किया है इसका, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंतजामात मुकम्मल नहीं थे जिसकी वजह से ये मनसूख किया है और तवज्जो जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मरकूज़ कर ली। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। पहली बात तो यह कि 27 तारीख के लिए हमने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था, जो कि हमें जगह भी नहीं दी गई और उसकी परमिशन नहीं हमें मिली कि इस जगह के ऊपर आप कर लें, नंबर 1, जिसकी वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, क्योंकि हम तो कानून और आइन को मानने वाले हैं, हम तो नहीं कानून को हाथ में लेने वाले। इसलिए हमने कहा कि उसको मुलतवी करके, क्योंकि हमें NOC जो है इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से मिली हुई है 8 तारीख की, तो लिहाजा होगा। नहीं पंजोता साहब माजरत से, NOC तो आपने हमेशा ही ली है और NOC से एक दिन पहले या 1 घंटा पहले या 4 घंटे पहले NOC कैंसिल भी हो जाती है। इस दफ़ा क्या सूरत रहेगी? अच्छा, मैं ना उसमें इंटरेस्टिंग आपने बात, बड़ा अच्छा सवाल किया है और उसका जवाब भी दूंगा, और दूसरा जो इन्होंने बात की है, भाई ने मेरे सवाल किया है, मैं वो भी दूंगा। देखें, जो ये बात कर रहे हैं ना कि जनाब इनके पास लोग नहीं थे या ये कर नहीं सकते थे, तो जिसकी वजह से मुलतवी किया गया। पहली बात तो ये है कि मैंने जब खान साहब के सामने ये बात रखी ना, तो उन्होंने ये कहा कि आप ना फार्म 47 वालों का ना जवाब इस तरह से दिया करें कि इन फार्म 47 वालों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो खुद डाका डाल के आए हुए हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो इस तरह की बात करें। सेकंड बात ये है कि ये मेरी आज की मुलाकात को बता रहा हूँ। सेकंड बात ये है कि हमने जलसा जो है रखा और जलसे की NOC जिस तरह कैंसिल की गई और जिस तरह पूरा पाकिस्तान फिर बंद किया गया, अगर हमारे पास लोग ना होते या हमारा दिल ना होता तो मोटरवे कभी बंद ना होती। आपने जिंदगी में देखा हो कि मोटरवे बंद की गई हो? नहीं, UT रोड बंद, हर रोड बंद, और हर घर में छापे लग रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, जैसे बड़ा कोई इंडिया ने हमला कर दिया। क्यों फिर NOC कैंसिल करनी पड़ी, क्यों से ये सारा करना पड़ा? इसी वजह से, क्योंकि पता था कि आवाम का समंदर जो है वो इस्लामाबाद आ रहा है और ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से सुबह 7 बजे फिर दरवाजा भी खोलना पड़ा। हालांकि वकला की मुलाकात पे भी पाबंदी थी, आम सियासी लोग जो है वो जाते थे, कहते पॉलिटिकल बात नहीं हो सकती, लेकिन फिर दरवाजा खोलना पड़ा कि खुदारा जो है उसको थोड़ा सा मुलतवी कीजिए। और खान साहब ने इस चीज को देखते हुए कि एक तो मजहबी जमातें आई हुई हैं और दूसरे नंबर पर 9 मई का दोबारा जो है इंसिडेंट, दोबारा ना हमारे ऊपर मलबा डाल दी जाए, क्योंकि खान साहब कानून को मानने वाले, और उन्होंने एक दफा फिर मैसेज दिया कि हम पुरअमन जमात। 8 तारीख को जलसे की NOC अगर दोबारा कैंसिल की जाती है तो फिर भी इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि जलसा जो है हर सूरत होगा। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये अगर दोबारा कैंसिल की जाती है तो ये पहली दफा नहीं होगी, ना दूसरी दफा होगी, बल्कि चौथी दफा होगी कि NOC एक इजाजत देकर उसे मनसूख करना। तो हम इंशाअल्लाह ताला उस हाल के अंदर जाते हैं, हम बिल्कुल अपने वर्कर्स को ये इंतहाई करवाते हैं कि ये जलसा हमने हर सूरत करना है, तमाम लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचे और इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब हमने करना है। नईम हैदर पंजोथा साहब, सवाल ये भी है कि इस वक्त जो बाज़ लोग आपकी पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि अंदरूनी तौर पे इख्तलाफात का शिकार हैं,
ये क्या वजह है? बहुत सारे लोग एतराज़ उठाते हैं कि चंद नाम है जो सिर्फ जिनकी रसाई है, और ये पुराने लोग भी हैं। शौकत यूसुफजई साहब ने भी ये गिला किया कि चंद नाम है पता नहीं कहाँ से मंजूर होते हैं जो जाके मुलाकात कराते हैं, तो जो सीनियर लोग हैं वो नहीं जा सकते। इसके पीछे क्या मंतिक है कि वही चंद नाम जो है वही रिवाइज होते हैं, कोई और नहीं जा सकता? अच्छा, इसमें मामला ये है कि पिछले दिनों जो है हमारी मुलाकात जो है वकला, मैं 4 दफ़ा बड़ी ट्राई की और उसके बाद आज मुझे जाने दिया गया। इसी तरह से उमर अयूब शिबली फराज साहब भी गए और उस दिन भी मुलाकात तमाम लोगों की नहीं हुई। इसी तरह से इससे पहले जो मुलाकात हुई हमारी, तो पहले मुलाकात ही जो है प्रॉपर डे ही नहीं रखा गया था, फिर हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हुआ और डे रखा गया, उसमें भी उन्होंने कहा कि 6 लोग मिल सकते हैं। अब खान साहब ने के सामने नाम रखे जाते हैं तो वो खान साहब पैनल करते हैं। वो चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर 1 दिन है, ये 2 दिन हो और तादाद भी जो है वो बढ़ाई जाए, तो डेफिनेटली शौकत यूसुफजई साहब या दीगर जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा मौका मिलेगा। और इसमें अब हमने एक शेड्यूल बनाया था जिसमें हम एक MNA को या 2 MNAs को लेकर जाते थे, लेकिन इस वक्त तो हमारी मुलाकात जो है ओवरऑल इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल बात ही आप नहीं कर सकते। ये बड़े दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हुई जिसमें पॉलिटिकल कुछ लोग भी थे और वकला भी सारे थे। दूसरी बात यह है कि इख्तिलाफात की बात की आपने। देखें, पहली बात तो यह है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर एक का हो सकता है। एक मैसेज जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेकर एक चलाया जा रहा था कि जी बिल्कुल अलीमा खानम और बेशरा बीबी साहबा के हवाले से कुछ आ गई ये बात। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने देखा भी नहीं है कि उसके ऊपर डेट क्या लिखी है। खान साहब की गिरफ्तारी 5 अगस्त को होती है और 22 बल्कि नहीं 23 जून का वो जो स्क्रीनशॉट है वो चलाया जाता है। मैंने आज रखा खान साहब के सामने मामला, वो मुस्कुराए और बीबी साहब से मैंने पूछा कि मैंने कहा आपने कभी कोई मैसेज भिजवाया? तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई ऐसा पैगाम नहीं भिजवाया। और दूसरे नंबर पर जब खान साहब अंदर थे और मैं उस वक्त बाहर थी, तो उस वक्त अगर कोई पैगाम खान साहब को कोई मैसेज होता तो सिर्फ और सिर्फ उमर अयूब और शिबली फराज साहब के तक मेरी जो है वो उनका पैगाम मैं पहुंचाती थी। उसके अलावा तो मैं किसी से बात ही नहीं करती थी इस हवाले से, खास तौर पर खान साहब के पैगाम को लेकर। तो ये झूठ है, प्रोपेगेंडा इसलिए सिर्फ किया जाता है ताकि मेन जो पॉइंट्स हैं या जिन मेन मुल्क के अंदर जुल्म जबर हो रहा है या मेन जो फोकस होता है आवाम का होना चाहिए और जो चीज़ हाईलाइट है उससे हट के सारा मामला चला जाए। अब यहाँ पर दहशतगर्दी मुल्क के अंदर आप देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर और इसी तरह पंजाब मुख्तलिफ जगहों पर, पेशावर में मुख्तलिफ वाक़यात इन दिनों में भी हुए हैं, आज भी हुआ है, कल भी हुआ है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर फोकस किसी का नहीं है। हाँ, PTI को कैसे उसके ऊपर क्रैक डाउन करना है, झंडे वाले लोग कैसे पकड़ने हैं, कैसे झंडे उनसे छीनने हैं, 14 अगस्त पर कैसे क्रैक डाउन करना है, कैसे 9 मई के केसेस बनाने, कैसे जनरल फैज को मंसूब करना है इमरान खान के साथ। तो फिर मैं तो नहीं समझता किस तरह से मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी आएगी। ये मुल्क का सोचें, मुल्क का सोचते ही कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो हमें किया जा रहा है। नहीं हैदर साहब, आपने कहा कि हर हाल में जलसा होगा। मुझे याद है जलसे की रात भी हमारे साथ जितने भी आपके रहनुमा थे, मरकज़ी रहनुमा, उन्होंने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए सुबह जलसा होगा। ना कोई नहीं करता। देखें, मेरा चूँकि सबसे राब्ता भी है, ना कोई नहीं करता, लेकिन एंड टाइम पे आके जब कारकुन बेचारा बेहाल हो जाता है, क्योंकि आपका कारकुन बसों में नहीं आता, वो अपनी ज़ाती कन्वेस पे आता है, वो अपनी ज़ाती खाना खाता है, वो ना बिरयानी के पीछे जाता है। तो उस वक्त में आज भी कारकुन के जहन में एक ही सवाल है कि आखिरी टाइम पे अगर NOC कैंसिल हो गया तो। देखें, इसमें बड़ा हमारा क्लियर मौक़िफ़ है। पहली बात तो यह है कि खान साहब जो है इस हवाले से कोई खुश नहीं थे कि जलसा मुलतवी हुआ। खान साहब परेशान थे, खान साहब चाहते थे कि जलसा होना चाहिए, लेकिन खान साहब ने मुल्क को देखा, खान साहब ने देखा कि हम कानून को मानने वाले हैं। लेकिन यही सवाल मैं कह रहा हूँ, 8 को भी मुल्क ही होगा ना, 8 को भी कानून ही होगा ना। नहीं, देखें, आप किसी को एक दफा उसकी बदनीति की बुनियाद के ऊपर एक दफा मौका दे सकते हैं, 2 दफा दे सकते हैं, 3 दफा दे सकते हैं, चौथी दफा तो नहीं आपने देना। और चौथी दफा अगर फिर ऐसी हरकत की जाती है तो वो पूरी दुनिया तो उसकी गवाह है ना कि किसकी गलती थी, इसके ऊपर किसका रोल था और किसने क्या किरदार अदा किया। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके हम पहले ही कह रहे हैं कि उसके जिम्मेदार ये हुकूमत होगी, ये फार्म 47 वाले होंगे, क्योंकि ये करेंगे। हम पुरअमन जमात हैं, हमने पुरअमन जलसा सवाबी में भी पिछले दिनों किया और हम कहते रहे हैं कि हम पुरअमन तरीके से आएंगे और अपना जलसा करेंगे आपकी मर्जी के मुताबिक। जगह जो आप चाहते थे, जो दिन आप चाहते थे, वो दिन तयन किया गया, वो जगह तयन की गई। उसके बावजूद आपको तकलीफ होगी क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई डाका, कोई चोरी के ऊपर बात ना करे, तो बात भी होगी और इंशाल्लाह जलसा भी होगा, हर सूरत होगा। अच्छा पंजोता साहब, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट से क्या आज रुजू किया गया है मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हवाले से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हम बारहा इस्तदा करें, सुप्रीम कोर्ट को हम बारहा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रही। अगर वो छुट्टियों के अंदर ये होता है कि रिव्यू की दरखास्त लगाई जाए, जजेस भी छुट्टी पर हों, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रही?
पहले एक जमात का मैंडेट छीना गया, अवाम का मैंडेट है और जमहूरियत के ऊपर ये डाका है। 90 डेज के अंदर इलेक्शन ना होना, फिर भले का निशान छीनना, फिर हमें जिस तरह से लेकर गया इलेक्शन में, और फिर मखसूस जितने छीन कर और जमातों को दे दी। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसके अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है कि इलेक्शन कमीशन का कोई तकरीम, कोई एहतराम नहीं करता, एहतराम अपने कंडक्ट से करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन और तमाम मेंबरान को हम इस्तीफों का मुतालबा बार बार कर चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इसी तरह से अगर समझें कि उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी या किसी की सीनियोरिटी को क्रॉस करके कोई अपनी मर्जी का कोई जज लेकर आएगा तो हम सड़कों पर भी निकलेंगे, कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे जो हमारा हक है। 28 तारीख को हड़ताल की कॉल है, क्या तहरीक इंसाफ इसकी हमायत कर रही है? देखें, 28 तारीख को कोई भी ऐसी कॉल जो आवाम के लिए हो, जो महंगाई के खिलाफ हो, जो मुल्क के अंदर जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ हो, तो बिल्कुल उसको तहरीक इंसाफ सपोर्ट करती है। महंगाई के खिलाफ ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है और महंगाई के खिलाफ ही दी है। देखें बिल्कुल जी, अब देखें यूटिलिटी स्टोर वाले आए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ट्वीट्स भी किए, बात भी की, हम सब ने बात की कि 16-17 मुलाजमीन को आप जो है वो बेरोजगार कर रहे हैं, उनको नौकरियां कौन देगा? एक अदारा जो अब खुद कफील अदारा और आवाम को रिलीफ दे रहा है तो आप उसे बंद करने जा रहे हैं। आपसे मुल्क चलाया नहीं जा रहा तो फिर घर जाए ना, हर इदारे को बंद करके या उसे प्राइवेटाइज करके। तो आप ऐसे समझते हैं कि ये मुल्क के अंदर आप जो है स्टेबिलिटी लेकर आएंगे? नहीं, ये आपकी नाअहली है। और यही वजह है कि अगर ताजिर निकल रहा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, अगर कोई और निकलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, और हम खुद भी इसी वजह से निकलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कानून की बात होती है। अच्छा पंजोथा साहब, सिर्फ एक आखिरी सवाल ये है कि अगर इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जिसका शेड्यूल जारी हो चुका है उसमें कोई तरामीम करके यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की कौमी असम्बली बात करती है तो क्या करेंगे? और दूसरा ये कि कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने के ऊपर गौर हो रहा है, ऐसी इतलात हैं, क्या इस पर एग्जीक्यूशन होगी? देखें, जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, आज खान साहब के सामने भी हमने मामला रखा और बताया कि इस तरह से चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो डिलिमिटेशन के चक्कर के अंदर मुलतवी किए जाएं। और खान साहब को उनकी बदनीति भी बताई, बल्कि हम जब स्टार्ट कर रहे थे कि बदनीति ये है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो और कौम के सामने हकायक ना आए कि ये तो फॉर्म 47 वाले तो वाकई आज दोबारा जो है एक्सपोज हो गए। तो खान साहब मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि देखें, ये इस तरह की कोई भी चीज़ें कर लेना, ये जो 2 महीने है ना बड़े हैं, इन 2 महीनों के अंदर जो है, क्योंकि इनके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। और ये अगर चाहते हैं ना या समझते हैं या ये सोच रहे हैं कि बाहर से कर्जे लेकर और मुल्क को आगे चला लेंगे, मुल्क जो है जब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ती आप मुल्क जो है वो नहीं चल सकता। और उस वक्त चल सकता है जब पूरी दुनिया को पता होगा कि आपके मुल्क के अंदर जो है कानून और आइन है और आप अवामी नुमाइंदा हुकूमत है। जब नाजायज तरीके से लोग बिठाए जाएंगे, एक ऐसी हुकूमत होगी जिसके पास मैंडेट ही नहीं है अवाम का, उसके घर वाले जो है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे तो बाहर से दुनिया ने क्या ट्रस्ट करना है। और जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये दुबई और यूके, यूएसए और उधर जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के, इसीलिए जाते हैं ना क्योंकि इन्हें खुद पता है कि हमारी जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है सेफ नहीं है। सही। तो इन्होंने मुल्क का हाल ही तीनों अदवार के अंदर ये किया है कि आज जो है ये अपनी प्रॉपर्टियां बाहर बनाकर और इधर आते हैं और कहते हैं कि हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। बेसिकली सिर्फ लूट मार इनका काम है और इनका कोई धंधा नहीं है। इनका लूट मार काम है और कोई काम नहीं है, और जिद्दोजहद आपकी जारी हो सारी रहेगी। बहुत शुक्रिया रहीम हैदर पंजोथा साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देखे इस पर बात करेंगे, शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, कहीं नहीं जाएगी। स्टेविदास ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पावर शेयरिंग का मामला, यानी बात ये चली कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन पावर शेयरिंग के हवाले से इत्तफाक हो चुका है। इत्तफाक किन निकात की बुनियाद के ऊपर हुआ? दूसरी बात ये कि लफ्जी गोलाबारी जो जारी थी उसमें कुछ हकायक भी मौजूद थे, जिसमें एक तरफ से बात उठने पे उसका मुदब्बर जवाब भी दिया गया, लेकिन खामोशी इख्तियार नहीं की गई। वो मसलहतन खामोशी इख्तियार नहीं की गई थी, शायद किसी ने कहा था, बाकायदा इंडोर्स किया था, कि जिसके बाद किसी दूसरे को पॉइंट आउट किया जा रहा था कि अपने ऊपर जो मामला आ रहा है वो किसी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। तो क्या मामला तय पाए हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो बातचीत हुई है
उसमें क्या किसी आईनी तरमीम के हवाले से भी कोई बात हुई? इसी पे बात करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, मालूम ये पड़ा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन पावर शेयरिंग का मामला जो है वो तय पा गया। तो वो मामला आज से कोई 6-7 माह पहले क्यों ना तय पाया जो अब आके तय पा रहा है? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा इलेक्शन के बाद अमल में आया, जिसके तहत पावर शेयरिंग की गई। सही। पावर शेयरिंग ये है कि जनाब हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर्स मिलने थे, उनका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होना था और हमें बजट साजी के अंदर उन्होंने इंक्लूड करना था और पंजाब के हवाले से हमारी कुछ कमेटियाँ और कुछ मामला तय होने थे। अब इशू ये हुआ कि शुरू का तो कुछ हिस्सा मुआहदे का तय पा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि बजट साजी के अंदर और बजट की तैयारी के अंदर पीपल्स पार्टी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। यहाँ पर आके मामला जो है वो थोड़े से कशीदा हुए। अब इशू ये है कि उसके बाद वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई, हमने बजट का बाइकआउट किया, इवेंचुअली मामला आगे की जानिब चले और बजट पास हो गया। पंजाब के हवाले से भी कुछ तहरीरी काम थे जो मुआहदे में लिखे हुए थे, वो भी नहीं हुए। अब जाके जब मुलाकात हुई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो उसमें मामला आगे चले। फिर गवर्नर हाउस के अंदर हमारी पंजाब की कमेटीज की मुलाकात हुई और अगैन मामला में कुछ पेशरफ्त आई। तो देखिए, जब आप कोalition में होते हैं, इत्तेहादी होते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप एक दूसरे के साथ मुशावरत के साथ चलते हैं। और हमने जहाँ तक पीपल्स पार्टी का तल्लुक, देखें हमें वजारतें तो चाहिए नहीं, ना हमें उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि अगर वो होती तो वो तो हम बहुत पहले ले चुके होते। तो बाकी जो मामलात हैं जो कि अवाम के मसाइल के हल के हवाले से हैं, बिलखुसूस पंजाब के अवाम के हल के हवाले से हैं, चीज़ें हैं, उसके ऊपर जो है मामला आगे उसमें पेश। शर्मिला फारूकी साहब, वो तो क्लेम करते हैं कि हम ये पंजाब का सूबा बकिया सारे सूबों से अच्छा चला रहे हैं और तेज चला रहे हैं। माजी में तो ऐसे इकदाम पंजाब में उठाए ही नहीं गए जो हमने उठाए। नहीं, मैं पंजाब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से तो बिल्कुल हरगिज़ बात नहीं कर रही। मैं तो बात ये कर रही हूँ कि कुछ मामलात के अंदर पंजाब में कमेटियाँ और जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसके हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत के साथ आगे चलना था। मैं तो अभी उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं बात कर रही हूँ। दैट वाज नॉट आवर एजेंडा। अच्छा, आप कहती हैं कि एक बाकायदा तौर पे मुआहिदा हुआ, क्या उस मुआहिदे के अंदर गवर्नरशिप जो है सिंध की वो MKM को देने की बात थी, या उसमें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सवाब दी थी कि वो जिसको मर्जी दे दे? देखिए, जहाँ तक मेरी इत्तला है तो सिंध का गवर्नर PMLN की ख्वाहिश पे और उनकी मर्जी का होना था। अब वो कब लगाते हैं नहीं लगाते, ये उनके मामलात हैं, ये आप PMLN के किसी नुमाइंदे से पूछ सकते हैं। यानी अभी जो MKM के हैं वो आपकी मर्जी से हैं? नहीं, MKM की हमारी मर्जी से क्यों होंगी जी? ये वो फिर किसकी मर्जी से है अगर वो PMLN की मर्जी के भी नहीं है, आपकी मर्जी के भी नहीं है? देखिए जी, PMLN की मर्जी हो ना हो, मुझे नहीं पता कि जब कमरान टिसोरी साहब की तैनाती हुई तो उस वक्त कौन सदर थे। उस वक्त आई थिंक गालिबन आरिफ अली सदर थे, तो प्रॉब्ली ये कुछ PTI और उनके दरमियान कुछ हुआ होगा। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो मौलाना साहब से मुलाकात हुई है जरदारी साहब की, उस मुलाकात में किसी आईनी तरमीम के हवाले से भी हिमायत मांगी गई है? महमूद खान अचकजई साहब तो कहते हैं कि ये 2/3 अक्सरियत की हिमायत है। देखिए जी, सियासी माहौल के अंदर अपोजिशन को साथ लेके चलना ये बहुत अहम होता है किसी भी जमात के लिए, और बिलखुसूस जब पार्लियामान में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो तो अच्छी बात है कि सबको एतमाद में लेके चलें। एक तो बिल्कुल ये सियासी मुलाकात थी, दूसरी आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन के अंदर आई होंगी। मौलाना साहब पहले भी हमारे हिमायती रहे हैं और आइंदा भी होपफुली हिमायती रहेंगे। तो अपोजिशन में मुलाकात का दायरा जो है वो सिर्फ मौलाना तक ही बढ़ाया गया है, या दायरा वसी होता हुआ महमूद खान अचकजई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक भी जाएगा? यू नेवर नो। महमूद खान अचकजई बहुत ही काबिल एहतराम है। सियासी मुलाकातें तो सियासी जमातों से होनी चाहिए। PTI के साथ जो है
मुझे फिलहाल होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि वो खुद सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना चाहते हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं। अच्छा, सिंध के हवाले से बहुत से रूमर्स फैल रहे हैं, ये तब भी थे जब हुकूमत बन रही थी और ये अब फिर से जन्म ले रहे हैं। अब इसको हवा कौन दे रहा है, इत्तेहादी दे रहे हैं या मुखालिफिन दे रहे हैं, ये तो मालूम नहीं। कहा जा रहा है कि वज़ीर आला की तब्दीली भी हो सकती है, शर्जील मेमन साहब या नासिर शाह साहब वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी इतला है तो वज़ीर आला सिंध की कोई तब्दीली नहीं है और मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिनात में से भी नहीं। देखिए, अब मैं साल 2 साल 3 साल की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तो वज़ीर आला 1 साल की बात तो हो ही सकती है ना। नहीं, मुझे कल का नहीं पता, बिकॉज क्या आपको पता है कल आप और मैं सांस ले रहे होंगे कि नहीं ले रहे होंगे। लेकिन आई थिंक चीफ मिनिस्टर सिंह जो है वो बड़ी दयानतदारी से अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल भी उन्होंने काम किया, अब भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि मौजूदा मुआशी मंजरनामा जो है उसमें से निकलते हुए हुकूमत वक्त के जो इस वक्त इकदामात हैं वो क्या बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे? अवाम को रिलीफ मिलता दिखाई देता है या फिर शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है, जिसे कहा जाता है कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है, ऐसे ही इकदामात उठाए जाते रहेंगे? देखिए, 2 माह शॉर्ट टर्म ही होते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म रिलीफ, देखिए हम ये समझते हैं कि ठीक है रिलीफ होता है, लेकिन एक पायदार और एक मुसलसल रिलीफ की बात होनी चाहिए, क्योंकि 45-50 अरब रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। इस तरह हम सिंध के अंदर सोलर पार्क्स लगा रहे हैं, सिंध के अंदर हमने अस्पताल, स्कूल और इवन जो घर हैं उनकी सोलराइजेशन के ऊपर काम किया है। न्यारी में आप देखें कि बहुत सारे स्कूल को हम सोलर पे लेके चले गए हैं। ये होता है कि एक परमानेंट हल, 2 महीने बाद भी तो बिल देना है ना आपने, फिर क्या होगा? वो कहते हैं कि 2 महीने बाद हम सोलराइजेशन के ऊपर लेके जा रहे हैं, हम वो स्कीम मुतारिफ करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, दैट्स द वे फॉर द फ्यूचर। ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान को सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज बिजली के बिल तो कोई भी नहीं दे पा रहा। पूरे पाकिस्तान को सोलर सिस्टम के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि बिजली के बिल कोई भी नहीं दे रहा। और इत्तेहादी जो हैं उनके साथ तो मुलाकातें हैं ही, अपोजिशन के साथ भी मुलाकातें ज़रूरी होती। बहुत शुक्रिया शर्मिकी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।